दावे करते हैं कि बर्फ के ढेर को उड़ा करके जो भूमि बन चुकी है वहां ला करके उड़ेल देते हैं और मृदा बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ये हमने देखे 3 पॉइंट, जिसमें जल अपर्दन, वायु अपर्दन, सागरीय तरंग पे चलते हैं, उसके बाद भूमिगत जल। सागरीय तरंगों के द्वारा भी अपर्दन होता रहता है। जैसे कोई सागर की लहर यहां से इस तरफ आई, ऐसे कोई सागर की लहर अंदर की तरफ आई और वह आकर के अपना अवसाद लेकर के आई और अंदर की तरफ जो भी मिट्टी बनी हुई थी घाट से टकराई। कुछ इसका एरिया हम लोग अगर जो ड्रॉ करें तो यहाँ इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है सागर अपर्दन, सागर अपर्दन या तरंग अपर्दन, तरंग अपर्दन के प्रभाव में आता है। क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, दबा हुआ हिस्सा बना है। एक तरफ गुजरात, एक तरफ महाराष्ट्र, बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दबा होने की वजह से इसमें सागर जाता है और वापस आ जाता है, वो उसका अपर्दन नहीं करता। जबकि यहाँ खड़ी ढाल होने की वजह से गया, सीधे टकराया, टकराने से वहाँ पर मेसा और बूटी, जैसे हम लोग सागर अपर्दन में पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ सागर लहरें आकर आती रहती हैं और इसे काटती रहती हैं। तो ऐसे कुछ स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं मेसा बूटी से संबंधित। यह और वही यहाँ कोरोमंडल के तट पर जब नॉर्थ ईस्ट मानसून कुछ इस तरीके से वापस आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कुछ इस तरीके से जब वापस आता है, तब वह कोरोमंडल के तट पर अपर्दनात्मक क्रियाएं करता है, यहाँ से काट करके इधर ले जाता है। जबकि आप देखेंगे इसके समानांतर यहाँ सागर द्वारा अपर्दन खास नहीं हो पाता है, क्योंकि वह हवाएं सागर की तरंग के सीधे हो जाती हैं। जैसे सागर लहर यहाँ नहीं मारता, जबकि इधर से हवाएं जो आ रही हैं वो सागर की लहरों को गति प्रदान कर देते हैं या धकेल के लाती हैं, तो ज़्यादा दूर तक गई और वो ढेर सारा ऊपर जो मृदा का निर्माण हो चुका था उसकी पतली सतह को उठा करके लेकर अंदर चली गई। कुछ इस तरीके से सागर अपर्दन की सतह बनती है और जो हमारे मरुस्थलीय या सागर के तटीय खेती करी जाती है उनमें नुकसान होता है। अगला भूमिगत अपर्दन। भूमिगत अपर्दन कुछ ऐसी सतहों पर होता है जहां चट्टानों में चूना या गलने वाले खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ले लें उत्तराखंड का एक क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। उत्तराखंड में कुछ जगह हैं, विंध्याचल आगे राजस्थान में। इन जगहों पर इनका ऐसे मैप बनाएं, जैसे कोई जल यहाँ ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, इधर जाना है,
इधर बह के आया है। अब वह अंदर की तरफ गया। अंदर की चट्टान चूने की बनी हुई थी, जो पानी के संपर्क में आने की वजह से गल गई और पानी यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। यह सतह है और धीरे धीरे करके पानी इसके अंदर से होकर निकलने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसे गेट टाइप का बना दिखाई पड़ रहा है। जैसे यहाँ का जो क्षेत्र है गुप्त गोदावरी, और चित्रकूट में कौन सी है, चित्रकूट वाली एक जो नदी है फल्गु, शायद फल्गु नदी। फल्गु नदी भी कुछ इसी तरीके की चट्टान को गला करके अंदर की तरफ घुस जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलती हुई गुफा में से कोई नदी निकलती हुई दिखाई पड़ती है। वो हुआ क्या था कि पीछे कोई पर्वतीय क्षेत्र से, पीछे किसी पर्वतीय क्षेत्र से या किसी ऊंचे भूभाग से वह नदी निकल कर आई और जहां उसे कुछ समतल टाइप का एरिया मिला जहां पर वो थोड़ा सा रुक सकती थी, वहां रुकने की वजह से उसका पानी अंदर की तरफ गया और अंदर की चट्टान चूने की बनी हुई थी या गलने वाली खनिजों से मिलकर के बनी हुई थी, जिस वजह से यहाँ का एरिया जो था वह खाली हो गया या गल गया। गलने के साथ नदी बीच से बाहर की तरफ निकल आई और वह ऐसे गेट टाइप का दिखाई पड़ने लगा कि एक गुफा बन गई, खोह बन गई है, उसके अंदर से नदी निकल रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यह हुए कुछ अपर्दन, जैसे भूमिगत अपर्दन या भूमिजल के कारण, यह भूमिजल के कारण अपर्दन कहलाते हैं क्योंकि यह मिट्टी के अंदर की सतह के अंदर चले जाते हैं। मेन सतह यहाँ थी जो नदी मैदान में आई हुई दिखाई पड़ रही थी, तो वहाँ तक। ऐसे भावर क्षेत्र में भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये हिमालय, शिवालिक हिमालय के कुछ इस तरीके से बोल्डर इकट्ठे हुए हैं। अब कोई नदी आई, इस पत्थरों के बीच में गायब हुई और यहाँ से बाहर की तरफ निकल के आई, तो यहाँ के जो गड्ढा एक तैयार किया वह भूमिगत अपर्दन या भूमि अपर्दन के द्वारा हो जाएगा। क्या जैसे ये नदी अंदर की तरफ पत्थरों के बीच में यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी, ऊपर नदी बड़े बड़े पत्थर हैं। जैसे आप पूर्णागिरि की यात्रा जाते हैं, जब नदी नीचे आप जहाँ से चढ़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, देखेंगे तो आपको नदी की बहुत छोटी सी धारा दिखाई नहीं पड़ेगी बल्कि, क्योंकि वह नदी भावर क्षेत्र में प्रवाहित हो रही होती है। बस उसके ऊपर तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ेंगे, कहीं कहीं बस थोड़ा सा ऐसे इतना थोड़ा सा पानी दिखाई पड़ रहा है ऊपर, उसके अलावा पानी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है या पतली सी धारा दिखाई पड़ रही है। वहीं आप थोड़ा और मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो वह पत्थरों के बीच से अंदर बह रही थी, निकल के आएगी तो एकदम से बड़े आकार में दिखाई पड़ेगी। ये हुए अपर्दन, जो अपर्दन के कारण, किसी अपर्दन के कारण, इन सभी अपर्दनों के कारण, जैसे जल के द्वारा हमने समझा, जल के द्वारा कई प्रकार थे। हिमानी के द्वारा किस तरीके से अपर्दन होता है वह मैंने समझा कि कैसे वह श्रृंग बनाते हैं, किस तरीके से। हिमानी द्वारा स्थलाकृतियाँ भी आगे अलग अलग पॉइंट में बांटे हैं, इसीलिए इतना आराम चल रहे हैं कि जब आप सारा लेकर के एकदम बैठेंगे तब आप देखेंगे कि आप सबसे कुछ अलग और बेहतर पाएंगे। हिमानी द्वारा अपर्दन, दूसरा जल के द्वारा अपर्दन किस तरीके से होते हैं, बूंद अपर्दन, सतह अपर्दन, इस तरीके से वायु अपर्दन, फिर सागरों के द्वारा। उनका मैंने कुछ यह पॉइंट भी आपको दिखाया कि कहाँ पर यह प्रभावी रहेंगे। जैसे हिमानी अपर्दन यहाँ रहेगा। हिमानी अपर्दन का यह क्षेत्र है जो
पूरा हिमालय पर्दन का क्षेत्र एक कुछ इस तरीके से रहेगा, जहां बर्फ की आइस कैप रहेंगी, बनी रहेंगी। और वही उसमें पहाड़ की चोटियों से नीचे बढ़ के जब आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ जहाँ आइस बह रही है तो वो हवा के द्वारा भी अपर्दन हो सकता है, ये भी मैंने देखा। उसके बाद हम लोग आए, यह हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि किस तरीके से जल अपर्दन यहाँ पर प्रभावी रहता है, सतह को बहाकर ले जाता है। वायु अपर्दन को मैंने समझा यहाँ पे, यहाँ पर तरंग के द्वारा अपर्दन देखा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ ओसराइजेशन और अत्यधिक खाद के प्रयोग। ये कुछ पॉल्यूटेंट्स वाले हैं। ओसराइजेशन या ठीक ओसराइजेशन ये है प्रमुखतः लखीमपुर खीरी, लखीमपुर से लेकर जौनपुर, प्रयाग की तरफ, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयाग की तरफ, यह पर्टिकुलर क्षेत्र की बात है। इसमें क्या होता है कि हम लोग नम भूमि में रहते हैं, जहां अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक नमी रहती है। अब उसमें हम लोग अपर और वहाँ टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो जाता है, जिस वजह से अब यह सतह है, इसमें जल भरा हुआ है जो नीचे की तरफ रिसता है। यह प्रक्रिया मैंने जब सतह मतलब सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था, उसमें बताया था किस तरीके से जल नीचे जाने की क्रिया को इल्यूविएशन या अपवहन कहा जाता है। यही प्रक्रिया ऊपर की तरफ बाद में कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इस प्रक्रिया में होने की वजह से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में उपस्थित होने की वजह से यह नीचे से ऊपर की तरफ आने से यहाँ कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा को अनउर्वर बना देती है। यह जो है पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की बात है। वैसे यह कहीं भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल के लिए भी याद कर सकते हैं कि मृदा में पॉल्यूटेंट्स, जैसे प्रदूषक में हम लोग पर दूसरे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं पोल्यूशन, कि अब जो मृदा है वह जा कहीं नहीं रही। पहले हम लोग देख रहे थे कि मृदा की पतली सतह उठ करके किसी कारण से दूसरी तरफ चली जाएगी, जिससे क्या होगा, ऊपर की पतली परत वही सबसे ज़्यादा उर्वरक मानी जाती है, या इतनी परत हम लोग मान लें जो उर्वरक मानी जाती है, वह किसी न किसी कारण से बह करके चली जा रही थी, वहाँ से हट जा रही थी और उसमें उपस्थित पोषक तत्व का नाश हो जा रहा था, नष्ट हो जा रहे थे, या वह अपनी जगह से दूसरी जगह चले जा रहे थे। यह कारण हम लोग देख रहे थे मृदाओं की समस्या में। दूसरा पॉइंट जैसे मैंने डाला था पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक में यह मृदा वही के वही है,
क्योंकि कई जगह यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ बाढ़ तो नहीं आई है लेकिन बारिश ठीक ठाक हो जाती है। नम क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में भी आता है, ये थोड़ा सा एरिया तराई क्षेत्र में भी आता है। तो उससे क्या है, बारिश ठीक ठाक हुई, पानी अंदर की तरफ गया, रिस करके अंदर की तरफ गया, बाहर की तरफ आया, उससे अंदर के खनिज तत्व मिल करके ऊपर की तरफ आए। यही प्रोसेस की वजह से लवणीकरण और क्षारीकरण भी होता है। सेम प्रोसेस के दौरान नीचे से ऊपर और ऊपर से पोषक तत्वों का नीचे, पोषक नीचे की तरफ और यहाँ खनिज ऊपर की तरफ। खनिज चट्टान में जो घुले हुए थे वो ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर जो जैविक पदार्थ था वो नीचे की तरफ चला गया। ये प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत अधिक देखी जाती है। वहाँ इसका कारण क्या है, अत्यधिक नहर सिंचाई कि वहाँ इतनी नदियाँ हैं, नदियों में से हरिके बैराज से हिंद नदी निकाली गई है, हरिके नामक नहर निकाली गई है और इंदिरा नहर निकाली गई है। कुछ इस तरीके से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। जब आप एटलस लेके बैठें और देखें उसे, तो आप ये देखेंगे कि पूरा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र नहरों के द्वारा इतना नहरें बना दी गई हैं और उस नहर का अत्यधिक सिंचाई के कारण इसमें यह प्रक्रिया चालू हो जाने के कारण यह मृदा, यहाँ की मृदा लवणीय होती जा रही है। अब यह सारी समस्याएं आप याद रखेंगे, कौन कौन समस्याएं हैं मृदा में। अब इन्हीं समस्याओं को दूर करना है। कैसे दूर करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। अत्यधिक खाद का प्रयोग, जैसे जो भी दूसरा पॉइंट इसी में था, अत्यधिक खाद का प्रयोग। मृदा हम लोग टेस्टिंग कराए नहीं, कभी लेखपाल के पास गए नहीं, और मृदा टेस्टिंग कराए भी तो वो हमें पता नहीं है किस तरीके से हमें टेस्टिंग, कहीं हम लोग ऊपर की लेकर के चले जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा नीचे की लेकर के चले जा रहे हैं, या उसे ठीक तरीके से मिलाया नहीं है। तो जो टेस्टिंग के लिए लैब में गई थी मृदा, वो ठीक तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई है, या हम लोग टेस्ट कराने जाते ही नहीं हैं। बस देखा, गन्ने की तरफ देखा, गन्ना पीला हो रहा है, NPK डाल दो। जाने कौन कौन सी खादें डालते रहते हैं अपने मन से। गन्ना सूख रहा है, पानी कमी है। हालांकि किसान, अच्छे किसान जिनको अनुभव हो जाता है, वो देख करके जान जाते हैं कि इस समय पर क्या चाहिए है, लेकिन फिर भी हमें सॉइल टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। वह एक तथ्यात्मक जानकारी हो जाती है कि हमें इस समय पर क्या देना है, इस फसल के लिए क्या आवश्यक है। अब उससे इतने अपरदन या पोल्यूटेंट से रिलेटेड हुए। मृदा समस्याओं से हमें क्या दिक्कत होती है। अब जैसे जहाँ की सतह चली जा रही है, धीरे धीरे वह कृषि से संबंधित समस्याओं में, जैसे मृदा अपरदन से भूमि में उत्पादन बढ़ाने और उसे संपोषित करने वाली जो सतह है उसका विनष्ट हो जाता है। जैसे उससे फिर क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनता है। कैसे, जैसे आज हम लोग इतना उत्पादन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, मृदा अगले साल क्या होगा, अगर एक साल मैंने 3 किलो खाद लगाई, अगले साल हमें 5 किलो खाद लगानी पड़ेगी। उत्पादन अगर मैंने 10 किलो किया तो वह उत्पादन 4 किलो ही बचेगा।
या अगर आपने 5 किलो खाद लगाई तब आप 4 किलो उत्पादन पाया। यह समस्या धीरे 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 करके हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होगी कि मृदा में वह पोषक तत्व या उर्वरता बचेगी ही नहीं कि वह अपने खाने रहने भर की जगह या अपना खाने भर का भोजन भी अन्न उत्पादन कर सकें। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तैयार हो जाएगा। अंधाधुंध हम लोग वनों की कटाई करते चले जाएंगे, वनों की कटाई होगी जिससे जीव जंतु कहीं इधर उधर भटकेंगे या अपरदन की क्रिया और भी बढ़ती चली जाएगी। आप वनीकरण की भूमि को सतह में बदलते चले जाएंगे, आगे कृषि करते चले जाएंगे। वह कृषि जब वन रहेंगे नहीं तो मिट्टी खराब होती जाएगी, मिट्टी की उर्वरता क्षमता घटती चली जाएगी। और इस तरीके के अपरदनों की वजह से नहर, नदियों और नालों में सिल्टिंग या जमाव, जैसे आप एक नदी है वही हम लोग मान लें जैसे नाला बहकर जा रहा है, उसमें कुछ महीन कण आए, कुछ क्या जो भी हम लोग बहा करके ले जा रहा है वह किसी बड़ी नदी में जाकर के मिला, बड़ी नदी में जाकर मिला, उसमें इतने छोटे छोटे कण लेकर के वो आया है। कहाँ से आया है? पूरे किसी शहर का एक नाला बड़ा आया है, नदी में मिला हुआ है। अब वह इतने छोटे छोटे कण लेकर आया है जो बीच में इस तरीके से रेत के कण हैं। नदी के अंदर रेत के कण हैं जो अंदर की तरफ पानी को जाने की, जैसे एक सतह है यहाँ कोई ऊपर नदी बह रही है, इस तरीके से आप देख रहे हैं नदी बह रही है। यह जगह है, इसमें आप देखें नदी बह रही है। इसका निचला एरिया कुछ इस तरीके से है, अंदर की तरफ दिखाई, मतलब ऐसे शीशा लगा के देख रहे हैं तो यहाँ कुछ क्या है, रेत जमा हुई है और वह पानी रिसता रहता है। अगर मैदानी क्षेत्र में है तो वह जल नीचे की तरफ रिसेगा। अब इसमें कुछ ऐसा जमा, ये वाला नाला इधर से आया, शहर का नाला, शहर का नाला इसमें आकर के गिरा। अब रेत की कणों की जगह उसमें एक दीवार टाइप में या उनके बीच के छेद को बंद कर दिया, तो क्या होगा, यह नीचे जो पानी रिस कर चला जा रहा था वह जाना बंद हो जाएगा। अब वह एक दीवार के तरीके से, पक्की जमीन के तरीके से काम करेगा कि पानी जो ऊपर बह रहा है वो ऊपर ही जाता रहेगा, वाटर जल नीच सतह के अंदर की तरफ, अंदर की परतों में रिस करके जाना बंद हो जाएगा। कुछ इस तरीके से परत अपरदन से या पॉल्यूशन से हमें समस्याएं हैं। वह क्या समस्याएं हैं? मृदा अपरदन के परिणाम या सॉइल पॉल्यूशन के परिणाम क्या होंगे, इन पे हम लोगों ने कुछ चर्चा करी, किस तरीके से वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करी। 150 से 200 वर्ड्स में यह क्वेश्चन बड़े आराम से आपके लिए बनाया जा सकता है। मृदा प्रदूषण से संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे इन समस्याओं के निदान के लिए। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनकी समस्याओं को यहीं हम लोग देख लेंगे।
इसी में इनके एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। जैसे अपर्दन सारी जगह हो रहा है, लेकिन यह जो बड़े स्तर पर अपर्दन हो रहा है वह चंबल के क्षेत्रों में, चंबल के जैसे बोलते हैं चंबल नदी ने उसे बीहड़ भूमि में बदल दिया है। रीवा, सतना, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कृषि योग्य भूमि ही नहीं बची है। इतने बड़े बड़े खड्ड ऊपर नीचे हो गया है कि 2 आदमी 3 आदमी हाथ उठाएं, इतना बड़ा गहरा खड्डा बना करके नदी बह रही है। तो उस देखो बढ़ा लो, इसका स्पीड बढ़ाने का, तब फिर इस तरीके से अपर्दन प्रभावी है। यही अब इनको बचाव के लिए क्या करना है, हमें बाड़ बनानी है जो या कृत्रिम तटबंध बना करके तैयार करने हैं, जो इस तरीके के रिल और जो अवनलिका अपर्दन एक नली जैसे बह करके जा रही है, इसे हमें क्या करना है, घास या पेड़ पौधों के पौधों से इसे ढक देना है, जिससे कोई बूंद, अगर जो बूंद से भी बचाना है, बूंद अगर कोई गिर रही है तो वह सतह पर सीधे ना गिरे और जहाँ जिस तरफ बह करके जा रही है उस तरफ हमें कुछ ऐसे आगे की तरफ घास या कुछ बिछा देना है, जिससे यह मृदा इनके बह करके ना जाए, बल्कि इन पत्तियों या कुछ घास के ढेर इनके बीच में फंसी रहे, स्वच्छ जल बह करके आगे की तरफ जाता रहे। मृदा अपर्दन को इन छोटे स्तरों पर गली या बूंद अपर्दन को बचाया जाता है। वही अवनलिका अपर्दन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन है, वह वनीकरण। वनीकरण जहाँ बहुत बड़े स्तर पर अपर्दन होकर के जा रहा है, वहाँ सिर्फ हम लोग यह काम कर सकते हैं कि वहाँ बड़े बड़े वृक्षों का किसी तरीके से भूमि को सपाट कर करके और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे एक समय के बाद में वृक्ष अंदर की ज़मीन को पकड़ के रखेगा और